नमस्कार, मैं डॉक्टर जनारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आज हम संज्ञा के विकारक तत्वों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। ये विकारक तत्व लिंग, वचन और कारक के 3 रूप में होते हैं। तो आज हम देखेंगे लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है, इन दोनों के विषय में इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, संज्ञा विकारक तत्व में लिंग होता है, वचन और कारक। लिंग हिंदी में 2 माने गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसी तरह से जो वचन होते हैं वे 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसी तरह जो कारक होते हैं 8 हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो 8 कारक, 2 लिंग और 2 वचन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लिंग क्या होता है। तो लिंग से अभिप्राय होता है शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के पुरुष या स्त्री जात होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। अर्थात लिंग का अर्थ होता है कुछ चिन्ह अथवा निशान, अर्थात ऐसी कोई चीजें जिसके आधार पर पहचान की जा सके कि स्त्री है या पुरुष है। इस तरह से संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें दोनों प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, स्त्री और पुरुष, क्योंकि ईश्वर ने 2 ही चीजों को बनाया है, एक पुरुष के रूप में, दूसरा नारी के रूप में। दोनों के अलग अलग पहचान है। उन्हीं पहचानों के आधार पर हम ये कहते हैं कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है, अर्थात किसका लिंग स्त्रीलिंग का है, किसका लिंग पुरुष लिंग का है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो इसके आधार पर हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग 2 लिंगों की चर्चा हिंदी में अक्सर की जाती है, जबकि संस्कृत में 3 लिंग माने जाते हैं, लेकिन हिंदी में केवल 2 ही, क्योंकि नपुंसक लिंग केवल संस्कृत माना जाता है, हिंदी में इसको कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसलिए हम सबसे पहले पुल्लिंग को देखेंगे। पुल्लिंग क्या होता है? पुरुष जात का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, अर्थात जिससे पुरुष शब्द का बोध हो, ऐसे शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम है, मोहन है, लड़का है, बैल है, देश है, पौधा, शहर, महीना, ये सब चीजें जो होती हैं ये पुल्लिंग अर्थात पुरुष का बोध कराती हैं, इसलिए इनको हम पुल्लिंग कहते हैं। लेकिन पुल्लिंग निर्धारित करने के लिए कुछ और नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को भी हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है, माने प्रत्येक रूप में जिसमें अ जुड़ा हुआ है, कहते हैं जैसे मिलाप, बोल, संसार, खेल। देखिए, इनके अंत में ल में अ है, इसलिए ये सब क्या है? पुल्लिंग बोले जाते हैं। इसी तरह से जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा या पन, न प्रत्यय हो, प्रत्यय का प्रयोग होता है जो शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं, बोले जाते हैं। जैसे आप देखेंगे बड़ा, बड़ा में क्या है? यहाँ पर आ लगा हुआ है। लोटा में आ लगा हुआ है। बहाव में आव है। देखिए, बहाव यहाँ पर है ना, बहाव में आव है, ब धन आव, बहाव। इसी तरह से पैसा, पैसा में देखिए आ है। बचपन में देखिए पन लगा हुआ, बचपन। पालन में देखिए ना लगा हुआ है। इसी तरह से लेन देन में देखिए ना है। ये सब जितने भी शब्द हैं ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग बोले जाते हैं। इसी तरह से शरीर के अंगों के नाम, शरीर के जो शरीर के अंग है वे लगभग क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे नेत्र है, कान है, नाक, मुंह, दांत, सिर, पैर, हाथ आदि, ये सब पुल्लिंगवाची होते हैं, पुरुषवाची होते हैं। रत्न, पर्वत, पेड़ के नाम भी प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे हीरा है, पन्ना है, सोना है, हिमालय, कैलाश, नीम, आम, पीपल। आप देखेंगे हीरा, पन्ना, सोना, ये सब क्या है? ये सब रत्न या धातुओं के नाम हैं। हिमालय, कैलाश, ये सब पर्वतों के नाम हैं, ये भी पुल्लिंग में है। नीम, आम, पीपल, ये सब पेड़ के नाम हैं, ये भी पुल्लिंग है। इसी तरह से द्रव है, पदार्थ है, यानी द्रव या पदार्थ, इनको भी पुल्लिंग के रूप में माना जाता है। जैसे आप देखेंगे घी है, पानी है, दूध है, तेल है, यानी घी, पानी, दूध, तेल, ये किसका बोध कराते हैं? पुल्लिंग का। जैसे दूध पक रहा है, पक रही है नहीं, दूध पक रहा है। तेल उबल रहा है। इसी तरह से आर प्रत्यय जिसके अंत में होता है जिन शब्दों के, वो भी लगभग क्या होते हैं? पुल्लिंगवाची होते हैं। जैसे संसार, देखिए संसार में आर है। विस्तार में अंत में
आर है, ये भी क्या है, पुरुषवाची है। इसी तरह से महीना, दिन, अनाज के नाम भी क्या होते हैं, एक पुल्लिंग होते हैं। कुछ महीनों के नाम, जैसे महीनों के नाम है, चाहे इंग्लिश में आप देखिए चाहे हिंदी में देखिए, पौष, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, ये सब पुल्लिंग है। उसी तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, ये भी महीना क्या है, सब पुल्लिंगवाची होते हैं। तो महीनों के नाम होते हैं। अनाज के नाम में जैसे आप देखेंगे जौ है, मक्का है, मटर है, ये पुल्लिंग होते हैं, इसलिए इनको पुरुषवाची कहा जाता है। इसी तरह कहते हैं कुछ सामासिक पद जो होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे कहा जाए कि महापुरुष, महान पुरुष, महापुरुष, ये भी पुल्लिंग है। कमल नयन, कमल के समान नेत्र वाला कमल नयन, ये भी पुल्लिंग है। सभा मंडप, माने सभाओं का जो मंडप है, सभा मंडप। रहन सहन, रहन और सहन, ये भी पुल्लिंग है। राजकाज, ये भी क्या है, पुल्लिंगवाची बोला जाता है, पुरुषवाची बोला जाता है। इसी तरह से हम पुल्लिंग कौन कौन से हैं, ऐसे वस्तुओं का इन कुछ नियमों के आधार पर उनकी पहचान कर सकते हैं। अब दूसरा लिंग जो आता है वह स्त्रीलिंग है। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन ऐसे उसमें प्रत्यय हैं जिसके आधार पर उसको हम पुल्लिंग के बजाय स्त्रीलिंग मान सकते हैं। जैसे आप देखेंगे स्त्रीलिंग, स्त्री जात का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। माने जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आप देखेंगे रमा है, कल्याणी है, उषा है, ये सब क्या है, अर्थात स्त्री जाति के सूचक हैं, बोधक हैं, इसलिए इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ और नियम इसके दिए गए हैं। जैसे कुछ आकारांत शब्द जो होते हैं जिनके अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दया, प्रभा, वर्षा, करुणा, आप देखेंगे सबके अंत में क्या है, आ लगा हुआ है। दया में आ है, प्रभा में आ है, वर्षा में आ है, करुणा में आ, शिक्षा में आ, रचना, सरकरा, रमा आदि, यानी ये सब अंत में क्या है, सब में आप प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सब स्त्रीलिंग बोले जाते हैं। इकारांत माने जिनके अंत में बड़ी ई लगी हुई हो वो भी स्त्रीलिंग वाची होते हैं शब्द। जैसे रोटी, स्याही, पूड़ी, नारी, स्वामिनी, कामिनी आदि ऐसे जो शब्द हैं ये अंत में देखिए दीर्घ इकारांत है, अर्थात इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, इसलिए इन्हें भी हम क्या कहेंगे, ये सब स्त्रीलिंग है। इसी तरह से अगला सूत्र नियम दे रहा है कि नदी, किराने के सामान और लिपि के नाम भी लगभग क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे नदी के नाम में जमुना, गंगा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, ये सब स्त्रीलिंगवाची हैं, इसलिए इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर इसी तरह से आप देखें किराने के सामान में जैसे है लौंग है, इलायची है, ये सब स्त्रीलिंग बोले जाते हैं। इसी तरह से लिपि के नाम जैसे उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, देवनागरी इत्यादि, इन लिपियों को भी स्त्रीलिंग में बोला जाता है, उससे बोध कराया जाता है, यानी इनका बोध भी स्त्रीलिंग में होता है। कुछ शब्द सर्वदा स्त्रीलिंग होते हैं, यानी ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा सर्वदा लिंग माने सर्वदा ने हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे मछली, मैना, कोयल, तितली, गिलहरी, चील, मकड़ी, ये सब कुछ पक्षियों के नाम है, कीट पतंगों के नाम है, ये सब क्या है, अर्थात ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं और इनका जो लिंग होता है वह स्त्री का बोधक कराने वाला होता है। स्त्रियों के नाम ये स्त्रीलिंग के सूचक होते हैं। जैसे लता है, मधु है, रागिनी है, दीपा, राधा, प्रियंका, शालू, अनीता आदि, ये सारे नाम स्त्रियों के बोधक हैं, इसलिए सब स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इसी तरह से जिन शब्दों के अंत में वत हो, बट हो, अ हो, हट हो, माने ऐसे प्रत्यय जिनके अंत में शब्दों के जुड़ते हैं वे शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कहावत, देखिए वत लगा हुआ प्रत्यय, कहावत ये क्या है, कहावत पुरानी है यानी स्त्रीलिंग है। सजावट बहुत सुंदर हुई है, स्त्रीलिंग है। झंझट, देखिए टा आ गया, वत झंझट यानी ये भी स्त्रीलिंग में है। खटपट, आप देखेंगे खटपट यहां पर है ना, हट वट वट, तो खटपट ये भी टा लगा हुआ है, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। घबराहट, हट वाला आ गया यानी ये भी स्त्रीलिंग है। अब ये तो कुछ ऐसे रूल थे, नियम थे जिसके आधार पर आप समझ लेते हैं कि कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है।
लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके आधार पर आप बड़े आसानी से एक पहचान लेंगे कि वस्तु स्त्रीलिंग का बोध कराती है कि पुल्लिंग का। जैसे ट्रिक क्या है, क्रिया के आधार पर पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की पहचान सबसे आसान है। क्रिया माने उसका तुरंत प्रयोग करो, देखिए उससे एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि पुल्लिंगवाची है कि स्त्रीलिंगवाची है। जैसे आप उदाहरण लीजिए, पानी को अगर मानना कि पानी क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप क्या कहेंगे, सीधे पानी को ही तुरंत प्रयोग में ले लीजिए। जैसे पानी बहता है, पानी गर्म है, बहता है, पानी बहती है नहीं, पानी बहता है, इसलिए पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग होता तो पानी बहती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता। इसलिए इसके आधार प्रयोग करके हम पता लगा सकते हैं कि पानी जो है ये क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो पानी बहता है, इससे स्पष्ट हो गया कि पानी पुल्लिंग है। हम प्रयोग करके देखें। इसी तरह से नदी टेढ़ी है, नदियां घुमावदार हैं, ये क्या है, अर्थात टेढ़ी, ये स्त्रीलिंग का बोध कराती है, पुल्लिंग का नहीं, इसलिए से स्त्रीलिंग कहेंगे। फिर रोटी बनती है, पकती है, रोटी अच्छी लगती है, यानी हम जैसे इसका प्रयोग करते हैं तैसे पता लग जाता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ये क्या हो गया आपका, ये निश्चित रूप से स्त्रीलिंग है। इसी तरह से आप देखेंगे चावल, अगर पूछा जाए पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो चावल को आप उसका गुण क्या है, उसके गुण पर आइए। चावल पकता है, पकती है नहीं, पकता है, इसलिए इसको हम पुल्लिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग नहीं कहते हैं। तो इसकी पहचान का सबसे सरल जो तरीका होता है, ट्रिक है, वह यही है कि इसका हम प्रयोग करें और प्रयोग करने के आधार उसको हम पता लगा लेंगे कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे ठंडक ऋतुओं के नाम है, ठंडक आ रहा है कि आ रही है, अर्थात ठंडक आ रही है, तो ठंडक क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। गर्मी पड़ रही है, गर्मी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, पड़ रही है, अर्थात ये स्त्रीलिंग में है। इसी तरह से स्वाभिमान टकरा रहा है, यानी अपने स्वाभिमान की रक्षा करना हमारा धर्म है। तो स्वाभिमान क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो स्वाभिमान टकरा रहा है, स्वाभिमान हुंकार रहा है, यानी रहा है, आ रहा है इसमें, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। इस तरह से हम किसी भी शब्द को, जैसे लोटा है, लोटा फूट गया, हमने कहा था लोटा फूट गई, लोटा फूट गया, यानी लोटा पुल्लिंग है। वहीं पर गिलास टूट गई, गिलास क्या है, स्त्रीलिंग है। थाली भरी हुई है, थाली स्त्रीलिंग है। लेकिन वहीं पर हम पूछें तवा क्या है, तवा गरम है, यानी पुल्लिंग है। हम इस तरह से प्रयोग करके किसी भी शब्द के विषय में, चाहे वह धातु हो, चाहे वह कोई पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, उसका हम सही से पता लगा सकते हैं कि इसका लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को अलग अलग कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा रूल होता है कि आप उसका प्रयोग करके तुरंत देख लें कि पुल्लिंग में आता है कि स्त्रीलिंग में आता है। अब हम देखेंगे कि जो वचन होते हैं, जो दूसरा इसका विकारक तत्व है वह है वचन। ये वचन कितने होते हैं, ये वचन भी दो होते हैं। वचन से प्राय होता है कि शब्द का वह रूप जिससे पता चले कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है या अधिक के लिए वचन कहलाता है। वचन का प्राय है कि एक के लिए प्रयोग हो रहा है कि दो के लिए, यानी अगर एक के लिए प्रयोग हो रहा है तो एक वचन, और एक से अधिक के लिए प्रयोग हो रहा है तो वह बहुवचन कहलाता है। वचन के प्रकार, ये दो प्रकार का हिंदी में वचन होता है, एक वचन और द्विवचन, अर्थात वचन हिंदी में दो बताए गए हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। जबकि संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में अगर पूछा जाए कितने वचन होते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से कहेंगे केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक अगर अकेला है तो एक वचन होगा, एक से अधिक हुआ तो उसे हम बहुवचन मान लेते हैं। अब एक वचन किसे कहते हैं, आप देखिए, संज्ञा के लिए जिस रूप से केवल एक ही संख्या का बोध होता है, अर्थात जब केवल एक ही संख्या का बोध हो तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का कहे, एक लड़का है, एक वचन हो गया। पेंसिल एक के लिए है, इसलिए एक वचन। बिल्ली कहा हमने, बिल्ली से एक का बोध हो रहा है, इसलिए एक वचन। कुत्ता एक का बोध हो रहा है, कुत्ते का, एक कुत्ते का, इसलिए एक वचन। गाड़ी एक ही गाड़ी का बोध हो रहा है, इसलिए गाड़ी भी क्या है, एक वचन है। इसी तरह से एक वचन में जो सर्वनाम तू है का प्रयोग बहुत छोटे और बहुत प्रिय के लिए, अपमानजनक प्रस्तुति के लिए अथवा एक व्यक्ति के लिए किया जाता है। अर्थात तू, अरे तू टहल रहा है, तू टहल रहा है, तू पढ़ नहीं रहा है, तो तू क्या है, अर्थात यह एक वचन है। ये क्या है, एक तरह से सर्वनाम है जो एक वचन में प्रयुक्त होता है। चाहे उसको हम आदर में लें, चाहे अपमान में लें। तू बहुत विलंब से आ रहा है,
प्यार में आदर में बोल सकते हैं, इसलिए इसको एक वचन हमेशा प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर जैसे हम तुम कह देते हैं कि तुम कहाँ थे, तो बहुवचन में हो जाता है। तो तुम और तुम में अंतर है, तुम बहुवचन है और तुम एक वचन है। अच्छा, अब देखिए, भाववाचक संज्ञाएं एवं धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। अर्थात जो संज्ञाएं धातुओं का बोध कराती हैं, जिससे जाति आदि का बोध होता है, कहते हुए सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे बचपन, यह भाववाचक है संज्ञा। आपने पढ़ा था कि भाववाचक संज्ञा होती है, उसमें क्या है, गुण को देखा जाता है। बचपना, बचपन, बड़ा, निराला होता है, अर्थात बचपन कैसा है, बहुत निराला होता है। इससे एक भाव प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए यह एक वचन में है। वह सदैव डरता है, वह क्या है, सदैव डरता है। तो डरना ये क्या है, एक तरह से गुण है, किसका, उसका। तो उसके डरने का गुण है, इसलिए यह भाववाचक है, इसलिए यह भी एक वचन प्रयुक्त होता है। सोना का भाव सस्ता है या महंगा है, तो सोना क्या है, यानी इसका गुण को बता रहा है कि सोना बहुत महंगी धातु है, फिर भी वो क्या है, सस्ता है। इसलिए इससे भी एक वचन का हमें बोध होता है। इसी तरह से कुछ शब्द सदैव एक वचन ही में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे जनता है, दूध है, वर्षा है, पानी है, इनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है, अर्थात ये बहुवचनांत नहीं होते हैं, एक वचनांत होते हैं। इसी तरह से समूह है, दल है, नेता है, इनका भी प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में ही किया जाता है। जैसे जन समूह, लोगों का बहुत बड़ा समूह हो गया, या भीड़ है, हाड़ है, इसको हम भी एक वचन कहते हैं। मानव जाति, मानव जाति सब प्राय है, अर्थात मानव की जात, जात का बोध करा रहा है मानव की, इसलिए ये भी एक वचन में आता है। प्राणी जगत, माने जो प्राणी है, तमाम प्राणी है उसमें, संसार की जो जनती, लेकिन उसको हम प्राण जगत कहते हैं, एक वचन प्रयुक्त हो रहा है। छात्र दल, छात्रों का एक समूह है, दल है, उसको भी हम एक वचन में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जो भी ट्रिक यहाँ दी गई है एक वचन को पहचानने के लिए, उसका प्राय है कि जो एक का केवल बोध कराए, चाहे वह समूह में हो, चाहे भाव में हो, चाहे अकेले हो, उसको हम एक वचन कहेंगे। अब बहुवचन क्या होता है, अब इसको देखते हैं। बहुवचन से प्राय है संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध हो, बहुवचन कहलाता है। अर्थात जिसके आधार पर हम संज्ञा को देखें कि उसका एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए लड़के, लड़का था एक वचन, लेकिन हम जैसे कहा लड़के, तैसे बहुवचन हो गया। पेंसिल एक वचन था, जैसे हमने कहा कि पेंसिलें, बहुवचन हो गया। इसी तरह से बिल्ली एक वचन है, लेकिन बिल्लियां एक बहुवचन हो गया। इसी तरह से हमने कहा कुत्ता एक वचन है, एक का बोध हो रहा है, लेकिन इससे कुत्ते, ये बहुत कुत्तों का बोध कराता है, इसलिए हम बहुवचन कहते हैं। गाड़ी एक वचन में है, लेकिन हमने कहा गाड़ियां, तो क्या हो जाएगा, बहुवचनांत, अर्थात बहुत सी गाड़ियों का बोध करा, इसलिए हमको बहुवचन कहते हैं। बहुवचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया से हो सकती है। कहते हैं कि जो बहुवचन है, एक वचन है, इसका भी ज्ञान हम उसके प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं। किसके, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से हो सकती है। जैसे कहा जाए वह जा रहा है, वह जा रहा है, अकेला है, रहा है, इसलिए क्रिया से बता रही है क्या है, वह अकेला है, इसलिए एक वचन। वे जा रहे हैं, जैसे वह जगह पर हमने वे लगा दिया, वे जा, यहाँ देखिए रहा है, यहाँ था वह के लिए, यहाँ पर रहे हैं, इसलिए अगर रहे हैं आ गया तो बहुवचन हो गया। फिर उसी तरह से तू जा रहा है, एक वचन है, लेकिन तुम जा रहे हो, ये क्या हो गया, बहुवचनांत हो गया, बहुवचन हो गया। इसी तरह से कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में, प्राण, प्राण निकल गए, प्राण पे खेर उड़ गए, ये बहुवचन में प्रयोग होता है। इसको है भले के प्राण के लिए माना जाए, लेकिन क्या है, बहुवचन हमेशा प्रयुक्त होता है। होश उड़ गए, माने ऐसी बात सुनी उसके होश उड़ गए, होश क्या है, ये भी बहुवचन में प्रयोग होता है। देखने में भले एक लगता है, लेकिन इसको बहुवचनांत ही हमेशा मानते हैं। हस्ताक्षर मिल नहीं रहे हैं, अब देखिए हस्ताक्षर मिल नहीं रहे हैं, हस्ताक्षर क्या है, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इसी तरह से लोग शब्द अगर आ गया तो भी बहुवचन का प्रयोग, बहुवचन का बोध कराता है। बाल, बाल माने जो सिर के बाल हैं, असंख्य हैं बाल, ये भी क्या है, बहुवचन का प्रयोग कराते हैं। दर्शन दुर्लभ हैं, दर्शन क्या है, ये भी बहुवचन है। इसी तरह से आंसू निकल आए, ये भी बहुवचन में प्रयोग होता है। तो प्राण, होश, हस्ताक्षर, लोक, बाल, दर्शन, आंसू इत्यादि जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचनांत होते हैं, बहुवचन अर्थात बहुवचन का बोध कराने वाले होते हैं।
जिन एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ जन, गण, वृंद, लोग इत्यादि शब्द जोड़े जाते हैं उनका प्रयोग बहुवचन में होता है। अर्थात कहते हैं कि संज्ञा के जिन शब्दों के साथ जन जोड़ दिया जाए, गण जोड़ दिया जाए, वृंद जोड़ दिया जाए या लोग जोड़ दिया जाए, वे भी बहुवचनांत हो जाते हैं। जैसे भले अकेले हो लेकिन जन, गण, मन, वृंद ये सब जुड़ते ही वे बहुवचनांत हो जाते हैं। अगर कहा जाए कि शिक्षक गण वहां बैठे हैं, शिक्षक के साथ हमने गण लगा दिया, शिक्षक बैठा है एक वचन, लेकिन शिक्षक गण बैठे हैं तुरंत बहुवचन हो जाएगा। छात्र पढ़ रहे हैं या छात्र के साथ हमने लगा दिया कि लोग पढ़ रहे हैं, बहुवचन हो गया। छात्र पढ़ रहा है एक वचन, छात्र लोग पढ़ रहे हैं, लोग लग गया तो बहुवचनांत हो जाता है। इसी तरह से मजदूर लोग आज काम पर नहीं आएंगे, मजदूर नहीं आएगा ये तो एक वचन, लेकिन मजदूर लोग जैसे हो गया तैसे यह बहुवचनांत हो गया। इस प्रकार से हम वाक्य का प्रयोग करके क्रिया के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, संज्ञा के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा शब्द, कौन सी संज्ञा बहुवचनांत है, कौन एक वचनांत है। तो आज आपने देखा कि जो संज्ञा के विकारक तत्व लिंग और वचन, तो लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे, उसकी पहचान करने के लिए हम सीधे सीधे वाक्यों का प्रयोग करें और उसके आधार पर उस शब्द को तौल लें कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। उसी तरह से वह शब्द संज्ञा एक वचनांत है कि द्विवचन वाली है, तो उसको भी हम प्रयोग के आधार पर, क्रिया सर्वनाम के आधार पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से हिंदी में लिंग और वचन को आप समझ सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जो इसका तीसरा विकारक तत्व होता है कारक, जिसकी संख्या 8 होती है, उसको बताएंगे, जिससे आपको परीक्षाओं में आने वाली कोई भी ऐसी प्रश्न हो जो आपको समस्या ना खड़ा करें, बल्कि उसका एक बहुत ही सरल आकर्षक उपाय आपको मिल जाए, वो ट्रिक मिल जाए, जिसके आधार पर आप प्रश्नों का सही उत्तर दे करके अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता को प्राप्त कर सकें। तो हम प्रतिदिन आपको नए नए ट्रिक देते जाएंगे। इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें और अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और तुरंत वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकॉन बटन को तुरंत दबाएं।